student, I am Amit. This is the second series of your chapter electricity, and in this series we are going to discuss the concept of electric current, and after that we will discuss about circuit diagram along with electric circuit. Okay, so in the previous video we have already discussed about electric potential and potential difference between 2 points in a electric circuit. Now in this video we will discuss about इलेक्ट्रिक करंट. ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अगर हम देखें तो क्या है इलेक्ट्रिक करंट. देखिए इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट क्या है. तो सिंपल सी डेफिनेशन जो है इलेक्ट्रिक करंट की, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक करंट. इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, कि किसी भी कंडक्टर में जो चार्ज फ्लो कर रहा है उसका क्या रेट है, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज सिंपली डिफाइंड एज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, थोड़ा सा इसको डिटेल लुक देखें तो इसका डिटेल लुक क्या है. देखिए ध्यान से, एन इलेक्ट्रिक करंट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. इलेक्ट्रिक चार्जेस का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन. आपको पहले ही बता रखा है, हालांकि आयंस भी होते हैं लेकिन मेटल के केस में इलेक्ट्रॉन ही होते हैं. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर सच एज मेटल वायर. कंडक्टर में क्या होगा, कोई मेटल का वायर होगा. ठीक है, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर. ये इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन हो गई. अभी हम इस पर थोड़ा सा डिटेल लुक देखेंगे, लेकिन ये डेफिनेशन इतनी हो गई आपके लिए. I विल बी इक्वल्स टू Q बाई टी. बाई डेफिनेशन हम यही तो लिख सकते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स Q बाई टी. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब क्या हो गया, Q बाई टी. रेट का मतलब ही हुआ किसी चीज को टाइम से डिवाइड करना. किसी भी चीज़ का अगर आपसे रेट पूछे तो आप उसको टाइम से डिवाइड कर दो. ठीक है, रेट ऑफ वर्क पूछ रहा है तो वर्क को टाइम से डिवाइड कर दो, यानी वर्क को टाइम से डिवाइड करने का मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ वर्क मतलब पावर हो गई. ठीक है, तो रेट का मतलब हुआ किसी भी चीज़ को टाइम से डिवाइड करना. तो अगर हम चार्ज को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा करंट बन जाएगा. क्या बन जाएगा, करंट. ठीक है, और इसी को हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट. इसी को बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट. एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर. जैसे हमने एसआई यूनिट चार्ज की पढ़ी थी कूलाम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की पढ़ी थी या पोटेंशियल डिफरेंस की पढ़ी थी वोल्ट. तो उस तरीके से करंट की जो एसआई यूनिट होती है वो एम्पियर है. वो क्या है, एम्पियर, जिसको ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से. ठीक है, थोड़ा सा और समझिए करंट को फ्लो कराने के लिए क्या चीज नेसेसरी है. देखिए हमने दो पॉइंट कंसीडर किया, पॉइंट 1 और पॉइंट 2. पॉइंट 1 और पॉइंट 2 का अलग अलग पोटेंशियल है. पॉइंट 1 पे जो पोटेंशियल है वो V1 है, और पॉइंट 2 पे जो पोटेंशियल है वो V2 है. पॉइंट 1 पे जो पोटेंशियल है वो V1 है, और पॉइंट 2 पे जो पोटेंशियल है वो है V2. क्लियर. तो जब और अगर इन दो पॉइंट्स को हमने किसी एक, ये जो डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल्स के पॉइंट थे, अगर हम इनको एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दें तो क्या होगा, फिर फ्लो ऑफ चार्ज शुरू हो जाएगा. फ्लो ऑफ चार्ज शुरू हो जाएगा ड्यू टू डिफरेंस इन पोटेंशियल. ड्यू टू डिफरेंस इन पोटेंशियल. और फ्लो ऑफ चार्ज ऑलवेज कहाँ से कहाँ तक होगा, हायर टू लोअर. हायर टू लोअर पोटेंशियल. अगर दो पॉइंट एक हायर पोटेंशियल पे एक लोअर पोटेंशियल पे है तो जो आपके चार्ज होगा, जो आपका चार्ज होगा वो हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा. हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा. इसका मतलब ये होगा कि V1 इज ग्रेटर देन V2. V1 हायर पोटेंशियल है, V2 लोअर पोटेंशियल है, तभी तो हायर से लोअर की तरफ गया. तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि और चार्ज फ्लो किया तो यही करंट को कॉन्स्टिट्यूट कर देगा. फ्लो ऑफ चार्ज आपको पता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट, और यही इलेक्ट्रिक करंट को कॉन्स्टिट्यूट करेगा. तो क्या हमने नेसेसरी कंडीशन देखी कि अगर करंट को फ्लो कराना है तो पोटेंशियल का डिफरेंस होना जरूरी है. इफ यू वांट टू फ्लो अ करंट देन डिफरेंस इन पोटेंशियल मस्ट बी नेसेसरी. मस्ट बी नेसेसरी. ठीक है, ये आपका हो जाएगा. तो इस तरीके से आपकी करंट फ्लो करेगी. इधर आपका चार्ज फ्लो करेगा और जिधर चार्ज आपका फ्लो, अभी हम देखेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट भी बात करेंगे, वो तो हम अलग की बात है. तो इस तरीके से आपकी करंट फ्लो करेगी. तो करंट बाय डेफिनेशन हमने देख ली. करंट क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी कंडक्टर
इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। और करंट फ्लो करने के पीछे का रीजन क्या है? ड्यू टू चेंज इन अ पोटेंशियल, ड्यू टू चेंज इन अ पोटेंशियल या डिफरेंस इन अ पोटेंशियल। देखिए इन दो पॉइंट में पोटेंशियल का डिफरेंस है, यहाँ अलग पोटेंशियल है, यहाँ अलग पोटेंशियल है, और ये पोटेंशियल कम है, ये पोटेंशियल ज़्यादा है, तभी चार्ज ऐसे फ्लो करें हायर टू लोअर। हमेशा चार्ज हायर टू लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेंगे, ठीक है। और अगर ये पोटेंशियल सेम होता, मान लीजिए इधर भी 220 वोल्ट होता है, इधर भी 220 वोल्ट होता, तो कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करता। चार्ज तभी फ्लो करेंगे जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जब पोटेंशियल में डिफरेंस होगा, ठीक है। चलिए अब 1 एम्पियर को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ से देखिए 1 एम्पियर क्या होगी भाई, फॉर्मूला देखें तो I = Q/T, तो 1 एम्पियर कब बनेगा? तो अगर हम फॉर्मूले को देखें तो 1 एम्पियर कब बनेगा? देखिए I = Q/T होता है, तो यहाँ से देखिए 1 एम्पियर अगर रखें तो 1 कूलाम पर 1 सेकेंड, क्योंकि SI यूनिट की बात कर रहे हैं। एम्पियर आपको पता है SI यूनिट है, चार्ज की SI यूनिट क्या है? कूलाम। और टाइम की SI यूनिट क्या है? सेकेंड। टाइम की SI यूनिट क्या है? सेकेंड। तो 1 एम्पियर विल बी इक्वल टू 1 कूलाम बाई 1 सेकेंड, 1 कूलाम बाई 1 सेकेंड। अगर आपसे 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए आएगा तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? आप ये कहेंगे कि अगर 1 सेकेंड में 1 कूलाम चार्ज फ्लो कर रहा है, अगर 1 सेकेंड में किसी क्रॉस सेक्शन से 1 कूलाम चार्ज फ्लो कर रहा है, तो वो 1 एम्पियर की करंट को फ्लो कराएगा। समझ में आया? जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर है, कोई वायर ले लीजिए, तो इस वायर की क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में 1 कूलाम चार्ज अगर फ्लो कर रहा है, 1 कूलाम चार्ज आपने कल भी देखा था कितने इलेक्ट्रॉन की बात होती है? 6.25 × 10⁻18। कल हमने निकाला था कि एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मतलब ये है कि अगर 1 सेकेंड में इस क्रॉस सेक्शन से इतने इलेक्ट्रॉन पास करेंगे तो कितनी करंट बनाएंगे? 1 एम्पियर की करंट बनाएंगे। कितने एम्पियर की करंट बनाएंगे? 1 एम्पियर, ठीक है। तो ये 1 एम्पियर की डेफिनेशन हो जाएगी। तो वही लिखा हुआ है 1 कूलाम ऑफ चार्ज, व्हेन 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। तो जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी वो हम 1 एम्पियर की बोलेंगे, 1 एम्पियर की बोलेंगे, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, अगर 1 कूलाम चार्ज 1 सेकेंड तक किसी क्रॉस सेक्शन में फ्लो कर रहा है तो वो कितनी करंट को बनाएगा? 1 एम्पियर की करंट को बनाएगा। 1 एम्पियर प्रैक्टिकली थोड़ी सी बड़ी यूनिट है, बहुत बड़ी तो नहीं बोलेंगे लेकिन बड़ी यूनिट है। तो कभी कभी हमारे पास करंट मिली एम्पियर्स में होती है, तो 1 मिली एम्पियर किसके बराबर होगा? 10⁻³ एम्पियर। माइक्रो एम्पियर में तो रेयरली देखने को मिलता है, सेमीकंडक्टर डिवाइस में माइक्रो एम्पियर में करंट देखने को मिलती है। तो अगर 1 माइक्रो एम्पियर की भी बात करेगा तो आप 1 माइक्रो एम्पियर विल बी इक्वल टू 10⁻6 एम्पियर, ओके। एंड 1 मिली एम्पियर विल बी इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। 1 मिली एम्पियर तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। CFL FL में आपको मिली एम्पियर में मिल जाएगा, लेकिन माइक्रो एम्पियर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में जनरली देखने को नहीं मिलते, ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में देखने को मिलते हैं। कल जैसे हमने कुछ इंपॉर्टेंट बात की थी अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रिगार्डिंग, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। तो कल हमने देखा था वोल्ट मीटर। तो करंट को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे? वो होता है एमीटर। जैसे हमने देखा था कि अगर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करना है तो हम वोल्ट मीटर यूज करेंगे। तो अगर हमको इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना है तो हमको अमीटर यूज करना पड़ेगा। एमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। जैसे कल हमने एक चीज और देखी थी कि जो वोल्ट मीटर होता है उसको कैसे कनेक्ट करते हैं, जिस 2 पॉइंट के बीच में हमको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है उससे हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन जो एमीटर होता है उसको ऑलवेज सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। ऑलवेज इसको हम कहाँ से कनेक्ट करेंगे? सीरीज में। तो इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट इन विच द करंट इज टू बी मेजर्ड, ठीक है। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा डिवाइस यूज करते हैं करंट मेजर करने के लिए, और अमीटर सर्किट में लगता कैसे है। तो अमीटर सर्किट में सीरीज में लगता है, ठीक है। एक और पॉइंट ध्यान रखिए, जैसे कल हमने देखा था कि एक आइडियल वोल्ट मीटर या एक वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस कैसी होनी चाहिए? बहुत हाई रेजिस्टेंस होनी चाहिए, ये हमने देखा था। तो एक आइडियल वोल्ट मीटर की
बात की थी हमने। अब अगर हम एक आइडियल अमीटर की बात करें तो एक आइडियल अमीटर की जो रेजिस्टेंस होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए। आइडियल अमीटर की जो रेजिस्टेंस होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 0। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा तो पॉसिबल होता नहीं है। तो प्रैक्टिकली मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका एमीटर अच्छे से अच्छा तब होगा जब उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। जितनी ज़्यादा उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी उतना ही अच्छा वो आपका अमीटर होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकली हम ये बोल सकते कि एन एमीटर शुड हैव वेरी लो रेजिस्टेंस। एक एमीटर का जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो बहुत ही लो होना चाहिए। वाइल अ वोल्ट मीटर शुड हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस। ये हमने कल देखा था कि वोल्ट मीटर का हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए जबकि अमीटर का लो रेजिस्टेंस होना चाहिए। देखिए अमीटर का जितना रेजिस्टेंस लो होगा उतनी अच्छी करंट उसमें से फ्लो करेगी, और जितनी अच्छी करंट उसमें से फ्लो करेगी उतना ही एक्यूरेट वो रीडिंग देगा, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रिक करंट के रिगार्डिंग। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं इलेक्ट्रिक करंट पे। देखिए क्वेश्चन क्या है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो 0.25 एम्पियर की करंट को ड्रॉ करता है, 0.25 एम्पियर की करंट को ड्रॉ करता है। एक कोई बल्ब है, मान लीजिए ऐसे सर्किट में लगा हुआ है, एक बल्ब लगा दिया हमने सर्किट में, ठीक है, और सेल वेल लगा दिया, बैटरी लगा दी, जो आपको लगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये बल्ब 0.25 एम्पियर की करंट को ड्रॉ करता है और कितनी देर तक करता है? फॉर 20 मिनट। वही लिखा हुआ है एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट। कि एक बल्ब है जो 0.25 एम्पियर की करंट को ड्रॉ करता है कितनी देर तक? फॉर 20 मिनट तक। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। सर्किट से कितने चार्ज फ्लो कर रहे होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से करंट गई होगी बल्ब में, तो करंट गई होगी तो मानी बात है चार्ज गए होंगे, तो वही पूछा कि कितने चार्ज फ्लो किए होंगे, तो देखिए आपको क्या गिवन है? करंट गिवन है 0.25 एम्पियर एसआई यूनिट में, टाइम 20 मिनट है। ये एसआई यूनिट नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट 20 मिनट इनटू सेकंड। तो आफ्टर कन्वर्टिंग 20 मिनट इनटू सेकंड यू विल गेट 1200 सेकंड। अब फॉर्मूला आपको पता है I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, अभी हमने पढ़ा था I इक्वल्स टू क्यू बाई टी होता है, ठीक है। तो I की वैल्यू क्यू बाई टी होती है, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q इक्वल्स टू I इंटू टी, I क्रॉस टी। I की वैल्यू आपको पता है 0.25 और T की वैल्यू आपको पता है 1200 सेकेंड। वैल्यू पुट कर दिए, पॉइंट एलिमिनेट करेंगे, यू विल गेट 100, 0 कैंसिल 0, 25 क्रॉस 12 यू विल गेट 300। तो 300 कूलाम का चार्ज फ्लो करेगा सर्किट में, ठीक है। 300 कूलाम का चार्ज फ्लो करेगा अगर कोई बल्ब 0.25 एम्पियर की करंट को ड्रॉ करेगा 20 मिनट तक, 20 मिनट तक, ठीक है। तो इस तरीके से एक सिंपल सी प्रॉब्लम थी। देखिए इसमें जर्नली लोग गलती क्या करते हैं? गलती ये करते हैं कि ये मिनट में लिखा है तो इसको मिनट में ही डाल देते हैं। ये गलत है। आपकी एक यूनिट क्या है? एम्पियर एसआई यूनिट है, कूलम आपकी एसआई यूनिट है, लेकिन टाइम की एसआई यूनिट तो मिनट है नहीं, टाइम की तो एसआई यूनिट सेकंड है। तो टाइम आपका सेकंड में होना जरूरी है, ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। टाइम आपका सेकंड में होना जरूरी है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। तो देखिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का रोल अगर आपको समझना है तो सबसे पहले आप ये समझो कि जर्नली क्या होता है, ठीक है। जर्नली क्या होगा? ये हमारे पास ऐसा केस है कि हमारा एक कंडक्टर है, मैंने कंडक्टर को ले लिया और कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं, ये आपको पता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी आपको पता है। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी आपको पता है, ठीक है। तो जब इनसे कोई भी सेल या बैटरी कनेक्ट नहीं होती है तो ये इलेक्ट्रॉन रेंडमली मूव किया करते हैं। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। ये देखिए ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। जब इनमें सेल या बैटरी कनेक्ट नहीं है, तो वही मैंने यहाँ लिख भी रखा है, व्हेन नो सेल आर बैटरी इज कनेक्टेड। जब कोई भी सेल या बैटरी इसमें कनेक्टेड नहीं है तब की कंडीशन है। ये जो पिक्चर है ये तब की है जब इसमें कोई भी सेल या बैटरी कनेक्ट नहीं है। तो इसका ये मतलब है कि इलेक्ट्रॉन रेंडमली मूव कर रहे हैं, कोई कहीं पे भी जा रहा है, कोई कहीं पे भी जा रहा है। अब जैसे ही इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया, जैसे ही मैंने इसको क्या किया, बैटरी से कनेक्ट किया या सेल से कनेक्ट किया, तो ये जो रैंडम मोशन था इलेक्ट्रॉन का वो एक स्ट्रेट लाइन में आ गया।
यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो गई। सारे इलेक्ट्रॉन देखिए अब अलाइन हो गए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, सारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो गए। ठीक है, हालांकि अभी 12th में आपको पढ़ना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, उसी हिसाब से तो क्या रोल होता है इसका। ठीक है, ये बैटरी और सेल का क्या रोल होता है करंट को कॉन्स्टिट्यूट कराने में। ज़्यादा तो अभी आपको नहीं पढ़ना है, बस आप इतना समझो कि वो हम 12th में पढ़ेंगे कि क्या रोल होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बैटरी लगाने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन अलाइन हो गए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अब ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आपको दिख रहा है, तो मैंने यही लिख रखा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमेशा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे ही होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। देखिए आपको पता है नेगेटिव नेगेटिव रेपल करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रेपल किए जाएंगे। इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या किए जाएंगे, रेपल किए जाएंगे। इलेक्ट्रॉन यहाँ से रेपल किए जाएंगे। और जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी या डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट होगी, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट होगी वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन होगी। मीन्स द डायरेक्शन ऑफ करंट और कन्वेंशनल करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन आपके ऐसे फ्लो कर रहे हैं तो आपकी करंट ऐसे फ्लो करेगी। मीन्स अगर आपके इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो कर रहे हैं, ऑलवेज आपके इलेक्ट्रॉन ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव ही रिपल जाएंगे। आपके इलेक्ट्रॉन ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ ही फ्लो करेंगे। तो आपकी करंट ऑलवेज कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगी। आपके इलेक्ट्रॉन क्यों नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो कर रहे हैं, रिपल्सन की वजह से। देखिए नेगेटिव टर्मिनल ये है बैटरी का या सेल का, और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के पास भी होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपल करेगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आएंगे। और करंट आपकी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से अपोजिट फ्लो करेगी। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे हैं तो करंट ऐसे जाएगी, मीन्स पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन की फ्लो की डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन है, और ये आपके करंट की फ्लो की डायरेक्शन है। ये आपके करंट के फ्लो की डायरेक्शन है या कन्वेंशनल करंट के फ्लो की डायरेक्शन है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट देखते हैं क्या है। A continuous conducting path consisting of wire and other resistance like electric bulb etc. and switch between two terminal of cell or battery along with an electric circuit current flow is called electric circuit. Is called electric circuit or simply a circuit. देखिए सर्किट या इलेक्ट्रिक सर्किट से हमने क्या देखा कि कोई भी कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ होना जरूरी है। कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ अभी हम देखेंगे, वायर प्रोवाइड करता है हमको। तो कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर, जो वायर कंसिस्ट करेगा, एंड अदर रेजिस्टेंस, कोई अदर रेजिस्टेंस जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब, फैंस एंड स्विच बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ सेल और बैटरी अलोंग विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इज कॉल्ड सिंपली इलेक्ट्रिक सर्किट और सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने वही बना रखा है, ये स्विच है और क्लोज में क्लोज है। क्लोज का मतलब ये है कि कनेक्शन इस समय आ रहा है, यानी सर्किट कंप्लीट है। क्लोज स्विच का मतलब ये हुआ कि सर्किट कंप्लीट है और करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, तो ये स्विच हो गई, ये बल्ब हो गया और ये सेल हो गई। सेल से आपके चार्जेस निकले होंगे। ये स्विच का बस इतना रोल होता है कि करंट के फ्लो को रेगुलेट करना, करंट के फ्लो को रेगुलेट करना। तो स्विच आपके रेगुलेट करेगी करंट के फ्लो को, करंट जाएगी, बल्ब को ग्लो करेगी, वापस आएगी, फिर से एनर्जी लेगी, फिर वापस जाएगी, ऐसे आएगी, ऐसे करते रहेंगे और प्रॉपर ये बल्ब ग्लो करेगा। स्विच ओपन हो जाती तो कनेक्शन टूट जाता और आपका जो बल्ब है ग्लो कर रहा है या लाइट अप हो रहा है वो बंद हो जाता जलना। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट आपको समझ में आ गया कि एक ऐसा कंडक्टिंग पाथ जो वायर से बना होगा, जिसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस लगा हुआ। रेजिस्टेंस इन द सेंस कोई बल्ब, कोई फैन या कुछ और हीटर, कुछ भी हो सकता है वो। और वो किससे कनेक्ट होगा, किसी सेल से या किसी बैटरी से, और वो स्विच से कनेक्ट होगी। स्विच क्या करेगा, रेगुलेट करेगा फ्लो को। तो ये है इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट जब आपसे एग्जाम में पूछेगा, 2 नंबर के डेफिनेशन ही पूछेगा, इससे ज़्यादा तो पूछेगा नहीं। तो आपको एक डेफिनेशन लिखनी है, ये वाली, ये आपने डेफिनेशन लिख ली। डेफिनेशन के बाद आप फिर ये डायग्राम बनाएंगे, आपका इलेक्ट्रिक सर्किट हो जाएगा। ठीक है, सिंबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के सिंबल की बात करें तो हमारे पास कई सारे सिंबल है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के। कई बार आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए सेल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल को थोड़ा बड़ा रखते हैं और नेगेटिव को छोटा।
बैटरी को क्या करते हैं, बैटरी आपको पता है बैटरी क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। कई सारे सेल को आप मिला दोगे तो आपकी बैटरी तैयार हो जाएगी। तो ये आपकी बैटरी हो गई, ये आ गई आपकी बैटरी, सेल हो गया, बैटरी हो गई। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कंडक्टिंग वायर, तो कंडक्टिंग वायर को सिंपल एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। वायर ज्वाइंट, अगर कोई वायर ज्वाइंट हो रहा है तो उसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, ये वायर हो गया और ये वायर ज्वाइंट हो गया, वायर, और ये हो गया आपका वायर ज्वाइंट, वायर ज्वाइंट, क्लियर। फिर इसी तरीके से आपका फिक्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को आपको पता है ऐसे हम दिखाते हैं, ये फिक्स रेजिस्टेंस है। वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम ऐसे दिखाते हैं, और वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम रिहोस्टैट बोलते हैं, ठीक है। और ये आपका फिक्स रेजिस्टेंस हो गया, या सिंपली इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। फिक्स और वेरिएबल रेजिस्टेंस का क्या मतलब हुआ, जैसे ये मान लीजिए 50 ओम का है, तो ये 50 ओम का ही आपका रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। और यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस या रिहोस्टैट का मतलब ये हुआ कि इसमें कुछ टॉलरेशन लिमिट देते हैं, कुछ लिमिट के साथ आता है कि 50 ± 5 ओम, मतलब ये कि 45 से लेकर के 55 तक जा सकता है, यानी कि इसकी जो रेंज होगी, एक पर्टिकुलर रेंज होगी, उसमें ये वैरी कर सकता है, उसमें ये वैरी कर सकता है, ठीक है। इसके बाद एक दो सिंबल और हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के, जैसे स्विच है। स्विच को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए स्विच को, ये आपकी ओपन स्विच है। ओपन स्विच का मतलब ये हुआ कि कोई भी करंट जब फ्लो नहीं करेगी, ओपन स्विच का मतलब ये हो गया जब कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, तो ये ओपन स्विच है। ओपन स्विच को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ओपन स्विच। एग्जाम में कई बार आपसे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली, आपसे कह देगा कि एक सिंबल दे देगा, कहेगा ये किसका सिंबल है, तो आपको पता होना चाहिए किसका है, ठीक है। क्लोज स्विच के लिए क्या होता है, क्लोज स्विच जिसमें आपका करंट फ्लो करेगा, मतलब एक पाथ, कंडक्टिंग पाथ आपकी होगी, कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ होगी, तो कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ के लिए आपके क्लोज स्विच को क्लोज होना जरूरी है। क्लोज स्विच को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्लोज स्विच होगा। बल्ब को अगर हमको रिप्रेजेंट करना होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब को, तो हम इलेक्ट्रिक बल्ब को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका बल्ब हो गया, या हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से भी, तो ये आपके बल्ब हो गया, बल्ब का सिंबल हो गया, ठीक है। अमीटर वोल्ट मीटर से आप पहले भी फैमिलियर हो चुके हैं, अमीटर हो गया ये, और ये हो गया आपका वोल्ट मीटर, अमीटर और वोल्ट मीटर, ठीक है। तो ये आपके कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के सिंबल थे, कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के सिंबल थे कि किस तरीके से हमने सेल, बैटरी, वायर ज्वाइंट, रेजिस्टेंस, रिहोस्टैट, ओपन स्विच, क्लोज स्विच, बल्ब, अमीटर, वोल्ट मीटर, तो कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे सर्किट डायग्राम, ठीक है, या इनका क्या सिंबल है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं सर्किट डायग्राम क्या होता है। तो a circuit diagram which indicates how different component in a circuit have been connected by using electrical symbol for the component is called electric circuit diagram। सर्किट डायग्राम क्या बताता है, सर्किट डायग्राम ये इंडिकेट करता है कि कैसे डिफरेंट कंपोनेंट किसी सर्किट में कनेक्ट हुए हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल सिंबल फॉर द कंपोनेंट, ठीक है। जैसे ये हमारी कोई सर्किट थी, मान लीजिए हमारे पास एक कोई सर्किट है, हम मान लीजिए एक सर्किट बनाते हैं, अब उसका हम डायग्राम बनाना चाहते हैं। हमने एक सर्किट बनाई, अब जैसे यही था आपके पास, आप यहाँ से देखो, ये आपकी इलेक्ट्रिक सर्किट है, आपने एक सर्किट ऐसे बनाई, आपने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाई, ठीक है। अब इसका अगर आपको डायग्राम बनाना है, कॉपी में अगर आप इसका डायग्राम बनाना चाहते हो, डायग्राम की मैं बात कर रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गई, और अगर आपको इसको डायग्राम बनाना है तो कैसे बनाओगे, इसको बहुत सिंपल है। देखिए एक बल्ब लगा दिया आपने, ये बल्ब लगा हुआ है, बल्ब लगा दिया, फिर क्या लगा हुआ है, एक सेल लगी हुई है, तो सेल लगा दीजिए, और सेल के साथ क्या लगी हुई है, एक स्विच लगी हुई है,
तो स्विच लगा दी। अभी स्विच कैसे, इस समय तो क्लोज सिचुएशन में है, तो क्लोज स्विच मैंने लगा दी, ठीक है। तो ये आपका हो गया सर्किट डायग्राम। मतलब यही हुआ कि किसी भी, जब हम कई अपने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को जो इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज हुए हैं उनको अगर हम डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर ले जाएं तो उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक सर्किट और हमने दिखाया, यहाँ पे देखिए क्या क्या है। ये एक रजिस्टर है। रजिस्टर मतलब ये हो गया कि कोई भी रजिस्टर में कुछ भी हो सकता है। रजिस्टर वो जिसके पास रेजिस्टेंस हो, फैन हो सकता है, एसी हो सकता है, टीवी हो सकता है, कूलर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये क्लोज स्विच हो गई, ये सेल हो गया, ये अमीटर हो गया और ये वोल्ट मीटर हो गया, ठीक है। तो ये एक सर्किट डायग्राम है। ये क्या है, ये सर्किट डायग्राम है। और ये क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट। ये इलेक्ट्रिक सर्किट है और ये सर्किट डायग्राम, यानी इस सर्किट का डायग्राम। हालांकि इस सर्किट का डायग्राम ये है, लेकिन इस तरीके से कोई सर्किट बनी होगी, जैसे इसका ये डायग्राम है तो इसका भी तो कोई सर्किट बना होगा, तो उसका डायग्राम ये। तो सर्किट डायग्राम अब आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है सर्किट डायग्राम, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आपसे आता है तो आप पहले डेफिनेशन लिखो, या डायग्राम विच इंडिकेट हाउ डिफरेंट कंपोनेंट इन अ सर्किट हैव बीन कनेक्टेड बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिकल सिंबल फॉर द कंपोनेंट इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। और ये सर्किट बना दो, आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ओम्स लॉ एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ओके, सो थैंक यू।